इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास की केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 30 प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही, प्लस ये सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका, क्वेश्चन है जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका विकल्प है ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, अप्रभावित रहता है या जल अपघटन होता है। यानी इसका क्या होता है? जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, अप्रभावित रहता है या जल अपघटन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीकरण होता है। थोड़ा सा हम लोग जान लें कि ऑक्सीकरण वैसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है या ऋणात्मक धातु का संयोग होता है। तो यहाँ पोटेशियम धातु है जो जल से क्रिया कर रहा है, तो जब पोटेशियम धातु जल से क्रिया करता है तो उसका ऑक्सीकरण ही होता है। ठीक है, यहाँ इसका अपचयन या अप्रभावित ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? यानी श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? विकल्प है AgCl, दूसरा विकल्प है AgBr, तीसरा AgL और चौथा उपयुक्त में सभी। फिर से क्वेश्चन, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? AgCl, AgBr, AgL या उपयुक्त सभी। आपका आंसर होगा कि श्वेत फोटोग्राफी में हमेशा AgBr का प्रयोग होता है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है, यानी कभी भी AgCl या AgL का प्रयोग नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, FeCl3 तथा FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन क्या कहलाता है? FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन क्या कहलाता है? यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ FeCl3 जो है, FeCl3 जो है बदल जाता है FeCl2 में बदल जाता है, यानी ये गो क्लोरीन क्या होता है, कम हो जाता है। ऋणात्मक तत्व क्या होता है, अलग हो रहा है, और जब ऋणात्मक तत्व अलग होता है तो उसका अवकरण होता है, और जब ऋणात्मक तत्व जुटता है, बढ़ता है, जुटेगा या बढ़ेगा तो उसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ तो ऑक्सीकरण होगा नहीं, ऑक्सीकरण का और यहाँ अपघटन भी नहीं होगा। यहाँ संयोजन, संयोजन का मतलब जुड़ना, अपघटन का मतलब अपघटित हो जाना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ऋणात्मक तत्व अलग हो रहा है और तो अवकरण होगा, अवकरण को ही अपचयन कहा जाता है, अवकरण को ही अपचयन कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। यहाँ देखिए, अपघटन का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, चूना पत्थर को पानी में डालते हैं तो अपघटित हो जाता है। CaCO3 को, चूना पत्थर को हम पानी में डालते हैं तो CaO तथा CO2 में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस क्रिया को अपघटन कहा जाता है। संयोजन का मतलब जब दो यौगिक जुड़ करके, जैसे संयोजन जब दो को जुड़ेगा एक बनाएगा, C+O2 क्या करेंगे, CO2 बनाते हैं, तो इसे कहा जाता है संयोजन। लेकिन ऑक्सीकरण में O का जुड़ना, अपचयन में O का अलग होना या Cl का अलग होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका आंसर क्या हो गया, अपचयन। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का वायु में जलना है, मैग्नीशियम का वायु में जलना है, विकल्प है अपचयन, वाष्पन, ऑक्सीकरण या ऊर्ध्वपातन। मैग्नीशियम का वायु में जलना है, विकल्प है अपचयन, वाष्पन, ऑक्सीकरण या ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया है मैग्नीशियम का वायु में जलना, तो वायु यानी क्या है, ऑक्सीजन। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन संयोग करता है तो ऑक्सीजन संयोग की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो वायु में जलेगा, इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, C, यानी किसी भी पदार्थ का वायु में जलना या वायु में से संयोग की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, AgNO3 के विलयन में NaCl का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप बनता है? AgNO3 के विलयन में NaCl का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप बनता है? विकल्प है NaNO3, AgCl3, HCl या AgBr। कौन सा होगा, ध्यान से सुनिए। फिर से क्वेश्चन, AgNO3 के विलयन में NaCl का विलयन मिलाने पर किस धातु का अवक्षेप बनता है? NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट या AgCl या HCl या AgBr।
तो आपका आंसर हो जाएगा AgCl, यानी आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा रिएक्शन भी करके हम लोग देख लेंगे। देखिए क्या दिया है, AgNO3 में क्या मिलाते हैं, NaCl मिलाते हैं। तो यह क्या होता है, Cl जो विस्थापित हो जाता है NO3 को हटा देता है, NO3 को हटा देता है, यानी उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ क्या होगा, Ag और Cl संयोग कर लिया और NaNO3 अलग हो जाता है। यानी फिर से हमने आपको बताया, यानी AgNO3 है, संयोग किया NaCl से तो बना दिया AgCl, आप प्लस बनाता है NaNO3 बनाता है, तो क्या बना, AgCl बना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, Zn की तनु SO4 से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलेगी। जब Zn को तनु H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो क्या निकलेगा, O2, H2, SO2 या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, Zn को हम रिएक्शन कराते हैं किससे, H2SO4 से। जैसे रिएक्शन करेगा तो Zn H2 का स्थान ले लेता है और H2 को क्या विस्थापित करता है, तो H2 प्लस क्या बनाएगा, ZnSO4 बना देगा। तो यहाँ क्या बन रहा है, H2 गैस, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी यहाँ बताना है कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। तो याद कर लें, ऊष्माक्षेपी का परिभाषा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो विकल्प है CaO का जल में घुलना, दूसरा विकल्प NH4Cl का जल में विलयन बनाना, तीसरा विकल्प है NaOH का जलीय विलयन बनाना, या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ ऊष्माक्षेपी याद रहे, जब NaCaO जल में घुलता है तो ऊष्मा नहीं निकलता है, NH4Cl जल में जब घुलता है, NH4Cl जल में विलय होता है तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा निकलता है। इसी क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। नहीं, विकल्प नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl में, यानी H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl में क्या होता है, H2 का अपचयन हो रहा है, H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, Cl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए यहाँ H2 का Cl2 के साथ मिल रहा है, H2 क्या हो रहा है, Cl2 के साथ मिल रहा है, अतः H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी विकल्प क्या हुआ, H2 का ऑक्सीकरण। यहाँ H2 का या तो ऑक्सीकरण होगा या Cl2 का अवकरण होगा। तो याद कर लेंगे, जब किसी धातु से Cl2 मिलेगा तो उस धातु का ऑक्सीकरण और Cl2 का अवकरण होता है। तो यहाँ केवल दिया है H2 का ऑक्सीकरण, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, जब बिना बुझे चूने को जल में मिलाने पर बनता है, जब बिना बुझे चूने को जल में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, चूना पत्थर को जल में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विकल्प है बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, जल, या उपयुक्त में से सभी कोई नहीं। तो यहाँ देख लीजिए, जो चूना को हम जल में मिलाएंगे तो क्या होता है, चूना भकड़ जाता है, चूना क्या हो गया, CaCO3 हो गया है, इसमें जैसे H2 मिलाएंगे तो जल क्या होता है, भकड़ जाता है और CaOH2 प्राप्त होता है, जो क्या हो, भखरा चूना कहलाता है, यानी बुझा हुआ चूना, भखरा चूना प्राप्त होगा। आपका आंसर कौन हो जाएगा, बुझा हुआ चूना, यानी ए, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पर किया जाता है, रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पर किया जाता है, विकल्प है ऊर्जा संरक्षण के नियम द्वारा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम द्वारा, उपयुक्त में से दोनों, या कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, सिंपल इसी को देखें तो हमेशा देखा जाता है कि अभिकारक में जितने पदार्थ हैं, पदार्थों की जितनी मात्रा है उतना ही प्रतिफल में होनी चाहिए। तो हम मात्रा को देखते हैं, उसके द्रव्यमान को देखते हैं, और इसमें द्रव्यमान संरक्षित होना चाहिए, और इस साइड 2C है तो इधर भी 2C होना चाहिए, अनिवार्य है, यानी द्रव्यमान को संरक्षित होना चाहिए। आपका आंसर होगा बी। अगला है, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस युक्त कर देते हैं ताकि उनसे अपचयन न हो सके, यानी चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भर दिया जाता है ताकि उनका उपचयन न हो, उनका ऑक्सीकरण न हो, यानी वह खराब न हो। तो याद रहे, यहाँ विकल्प दिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या नाइट्रोजन। तो अगर चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन भर दें तो यही वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, क्लोरीन भर दें तो ऑक्सीकृत हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा।
लेकिन नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है, इसको जब भरते हैं तो क्या होता है, संयोग नहीं करता, ऑक्सीकरण नहीं होता है, और जब ऑक्सीकरण नहीं होता है तो खराब नहीं होता है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र या मंद कर सकता है, परंतु उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र या मंद कर सकता है, परंतु विकल्प है स्वयं अपरिवर्तित रहता है, स्वयं परिवर्तित रहता है, उपयुक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यानी बताना है उत्प्रेरक क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र कर देता है या मंद कर देता है, तो क्या वह परिवर्तित होगा या नहीं होगा। तो हम याद कर लें कि उत्प्रेरक तो अभिक्रिया को बदलता तीव्र कर ही देता है, लेकिन उत्प्रेरक में खुद परिवर्तन नहीं होता है, यानी अपरिवर्तित, स्वयं क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। जैसे हम इसको देख लें, H2 + Cl2 को संयोग करते हैं तो हम तो पढ़े हैं कि 2HCl का निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लेकिन यह क्या होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होता है। तो सूर्य प्रकाश क्या है, उत्प्रेरक है, तो यहाँ 2HCl बन गया, तो प्रकाश में कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतः उत्प्रेरक क्या है, स्वयं अपरिवर्तित रहता है, यानी यह सूर्य प्रकाश उत्प्रेरक है जो परिवर्तित नहीं होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 को गर्म करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा। विकल्प है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या नाइट्रोजन। फिर से सुनिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या नाइट्रोजन। तो इसको थोड़ा सा देख ले, रिएक्शन जब होता है KClO3 को पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे तो क्या होता है, KCl तो बनता ही है, अब प्लस क्या होता है, O2 अलग हो जाता है, O2 KCl बनता है प्लस O2 अलग हो जाता है, यानी ऑक्सीजन गैस बनता है। क्या होता है, ऑक्सीजन गैस बनता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है। विकल्प है ऊष्मा उत्सर्जित होता है, ऊष्मा अवशोषित होता है, उपयुक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जल में जब घोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलेंगे तो क्या होगा, तो हम याद कर लें कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड काली चूना को हम जल में जैसे ही डालते हैं तो ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा क्या होता है, निकलता है। तो आंसर क्या होगा, ऊष्मा उत्सर्जित होता है। विकल्प नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, किसी क्रियाशील धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। क्रियाशील धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। विकल्प है ओजोन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हम क्या करते हैं, Zn को H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, ZnSO4 बनता है, प्लस क्या होता है, H2 अलग हो जाता है। यानी हमेशा याद कर लें कि सल्फ्यूरिक अम्ल धातुओं से जब क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी विकल्प नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। विकल्प है संयोजन तथा ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपयुक्त में से सभी। फिर से विकल्प सुन लीजिए, संयोजन तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपयुक्त में सभी। तो यहाँ देखिए क्या होता है, कोयला का दहन करते हैं, यानी कोयला को हम O2 ऑक्सीजन में जलाते हैं। जब कोयला को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो निश्चित क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ये तो क्लियर है, ऑक्सीकरण होगा। और कोयला किससे संयोग करता है, ऑक्सीजन संयोग करता है, अतः संयोजन हो गया, यानी ये क्रिया क्या होगी, संयोजन तथा ऑक्सीकरण दोनों क्रियाएं हो गई। विकल्प नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर बनता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर बनता है। विकल्प है कैल्शियम ऑक्साइड, श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम ऑक्साइड, कौन सा होगा। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर, तो यहाँ मैग्नीशियम रिबन को फिर देखिए हवा में जलाया जा रहा है। हवा में क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। जब हवा में जलाएंगे तो यहाँ क्या होगा, संयोग कर लेगा हवा से, तो श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्के रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर होगा। हल्के रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या होगा, ये आपको बताना है। विकल्प दिया है क्रिस्टल श्वेत हो जाता है, क्रिस्टल अश्वेत हो जाता है, क्रिस्टल पीला हो जाता है, क्रिस्टल नीला हो जाता है, क्या होगा। यानी हल्के रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या होता है। तो याद कर रहे हैं फेरस सल्फेट,
FeSO4 जो है, जैसे हम इसको गर्म करेंगे, इसका रंग तो हल्का होता है, लेकिन जैसे ही इसको हीट करते हैं तो क्रिस्टल जो है धीरे 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 क्या होता है, श्वेत हो जाता है, वाइट हो जाता है, यानी आपका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, यानी कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन है? आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, या सभी? तो कॉपर Cu देख लिए, कॉपर है। तो ज़्यादा क्रियाशील का मतलब क्या है? जिस धातु को हम हवा या वायु में स्वतंत्र छोड़ देते हैं या जल्दी क्रिया कर लेता है, उससे साबित हो जाता है कि वो धातु ज़्यादा क्रियाशील है। तांबा को हम हवा में छोड़ेंगे, क्रिया नहीं करता है, लेकिन लोहा को छोड़िए क्रिया कर लेता है, जिंक को छोड़िए वो भी क्रिया करता है, मैग्नीशियम भी क्रिया कर लेता है, यानी कॉपर से सब के सब क्रियाशील हैं, यानी विकल्प नंबर डी होगा उपयुक्त में सभी। अगला आंसर, अभिक्रिया H2S प्लस Br एरो 2HBr प्लस S में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? विकल्प है Br2 का, H2 का, सल्फर का, या उपयुक्त में से सभी का। यहाँ बताना है किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ Br जो है, Br में क्या हो रहा है, H आकर के जुड़ रहा है, तब ना HBr बन रहा है, HBr बना है। और जिस पदार्थ से हाइड्रोजन संयोग करता है, जिस पदार्थ से हाइड्रोजन संयोग करता है उसका अवकरण होता है, और अवकरण को कहा जाता है अपचयन। ठीक है, तो यहाँ Br2 से कौन H संयोग कर रहा है, यहाँ इसका अपचयन हो रहा है। तो ये और इतना में S किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? S में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? तो S में अपचयन किसका हो रहा है? Br2 का ही अपचयन हो रहा है। किसका हो रहा है? Br2 का अपचयन हो रहा है, क्योंकि Br2 में H आकर जुड़ रहा है, तो Br2 का अपचयन होगा। आपका विकल्प नंबर हो जाएगा ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये तो काफ़ी सिंपल है। विकल्प है CaCO3, NaCl, H2S या CaO। तो कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर कहा जाता है। विकल्प नंबर ए आपका आंसर है। ये तो नमक हो गया, NaCl नमक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, और CaO काली चूना है। एक काली चूना जिसको खैनी के साथ मिलाकर खाते हैं, CaO काली चूना, यह हाइड्रोजन सल्फाइड है, यह नमक है, और यही संगमरमर है। अगला क्वेश्चन देखिए, Zn, Pb तथा Cu की क्रियाशीलता का क्रम है, यानी इसका क्रम बताना है। विकल्प नंबर ए है Zn ग्रेटर देन Pb ग्रेटर देन Cu, Pb ग्रेटर देन Cu ग्रेटर देन Zn, Cu ग्रेटर देन Zn ग्रेटर देन Pb, Pb ग्रेटर देन Zn ग्रेटर देन Cu। यहाँ थोड़ा सा हम देखें, Zn, Pb और Cu। तो अभी बताए थे कि Cu क्या है? कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, Cu कम क्रियाशील है। Cu से कुछ ज़्यादा होता है Pb, और Pb से भी ज़्यादा क्रियाशील होता है Zn, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। Zn सबसे ज़्यादा क्रियाशील, उससे कम है Pb, या Pb से कम है Cu, यानी विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के होने को किन प्रेक्षणों के आधार पर ज्ञात किया जाता है? यानी किस प्रेक्षण के द्वारा पता किया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या हो गया है? कैसे हम पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या हो गया है? विकल्प है पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होना, पदार्थ का रंग बदलना, अभिक्रिया के तापमान में परिवर्तन होना, या उपयुक्त में से सभी। तो हमको तो पता होनी चाहिए कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो निश्चित पदार्थ का रंग बदल ही जाएगा। दूसरा ये भी होता है, पदार्थ रंग बदल अगर नहीं बदलता है तो ऐसा भी हो सकता है कि अवस्था बदल जाए। अगर अवस्था भी निश्चित बदल जाएगा, या अभिक्रिया के तापमान में परिवर्तन हो जाए, यानी उपयुक्त में से सभी रासायनिक अभिक्रिया के होने को इंडिकेट करता है। विकल्प नंबर डी होगा आंसर। अगला, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन क्रियाएं एक साथ होती है वह कहलाता है। इन्हें बताना है वो कौन सी अभिक्रिया है जिसमें उपचयन तथा अपचयन, यानी ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों साथ साथ होता है। किस क्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है? तो रेडॉक्स की अभिक्रिया है। ये बार बार परीक्षा में पूछता है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ये पूछा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों क्रियाएं साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है? इसमें कौन रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है? विकल्प है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, या सभी। तो ये तो आंसर सिंपल सी है कि सभी रासायनिक अभिक्रिया है। इन संयोजन अभिक्रिया भी होता है, जैसे C+O2 हम कर दें, एरोCO2 संयोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया CaCO3
को अगर गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा, वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन और ऑप्शन ऑक्सीकरण क्रिया है। तो सबका सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। उपयुक्त सभी आंसर होगा। अगला देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प है विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ उत्पाद के साथ ऊष्मा निकल रहा है, तो याद कर लेना है जब भी उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलेगा तो ऊष्माक्षेपी होगा। अगर उत्पाद के साथ ऊष्मा नहीं निकलेगा तो ऊष्मा शोषी होगा, यानी यह विस्थापन या संयोजन ऐसी अभिक्रियाएं नहीं है। अगला, वह अभिक्रिया जिसमें एक अविलेय पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? अविलेय यानी अवक्षेप निकलता है उसे क्या कहेंगे? विकल्प है अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अविलेय पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो अगर अवक्षेप बन रहा है तो निश्चित क्या होगा? अवक्षेपण। अविलेय पदार्थ बन रहा है तो अवक्षेपण अभिक्रिया होगा, विकल्प नंबर ए। अगला, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं क्या कहलाता है? फिर आ गया क्वेश्चन। विकल्प है अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या अपघटन। जब दो पदार्थ मिलेगा और एक नया पदार्थ बनाएगा तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, यानी आपका आंसर होगा संयोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस Fe अभिक्रिया किस प्रकार की है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ Fe2O3 2Cl में Al2O3 बनता है और Fe को यहाँ से Fe को क्या करता है? अलग कर लेता है। Fe को अलग करता है और Al खुद अपना स्थान ग्रहण करता है। अगर कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर खुद अपना स्थान ग्रहण करता है तो वैसी क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन। द्विविस्थापन नहीं होगा। द्विविस्थापन का मतलब क्या? दोनों विस्थापित होता हो, इसमें से भी कुछ विस्थापित होकर कुछ बनता हो तब क्या होगा? द्विविस्थापन। लेकिन एक ही पदार्थ विस्थापित होगा, एक ही पदार्थ स्थान ग्रहण किया, अतः एकल विस्थापन या केवल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। आंसर नंबर डी होगा आपका, यानी आंसर विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है? विकल्प दी, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो याद रहे कि लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, और जब हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा तो आयरन क्लोराइड बनेगा, यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा? ए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन इस चैनल पर बने रहें। आपके परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, थैंक यू, गुड बाय फॉर टुडे। फिर मिलते हैं।